ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। आ गए सब? अभी तो बाकी कहाँ गए? हिंदी की क्लास हो गई खत्म? चलो, कल अपन ने देखा था केंद्र सरकार वाले में राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्ति यानी जो सामान्य रूप से हमेशा प्रयोग की जाती है, तो वो शक्तियों के बारे में पढ़ा था। तो राष्ट्रपति द्वारा कौन सी सामान्यकालीन शक्तियां होता है, उनका उपयोग कैसे किया जाता है, आज हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां, जिसको आपातकालीन शक्ति भी कहते हैं। संकटकालीन यानी किसी संकट के समय काम में आने वाली जो शक्तियां हैं वो। तो ये तीन ऐसी शक्तियां हैं, संकटकालीन शक्तियां, जिसको देख लेते हैं एक बार। तो आर्टिकल अनुच्छेद 352, आपातकालीन, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ये तीनों अनुच्छेद जो है आर्टिकल अपन आज देखेंगे। और तीनों आर्टिकल ही क्या है, संकट काल की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग में लिए जाते हैं। देखो, संकटकालीन अधिकार, उद्घोषणा, प्रभाव और व्यवहार में इनका उपयोग कैसे किया जाता है। यानी उद्घोषणा, इनकी घोषणा कब करते हैं, इनका प्रभाव क्या रहता है, और ये व्यवहार में किस प्रकार से लागू किए जाते हैं। तो संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। यानी किसी भी संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए हमारा संविधान क्या करता है, राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति निम्न प्रकार है। तो वो देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिनके बारे में अपन इसमें देखते हैं। तो पहला है आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा करना। तो कब कब लागू होती है अनुच्छेद 352 की स्थिति? या तो युद्ध, दूसरे देश के साथ हमारा युद्ध हो जाए, या कोई बाहरी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, या हमारे राज्य में कोई दंगे फसाद वाली स्थिति हो जाए और अशांति हो जाए। अशांति का मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, वो प्रशासनिक व्यवस्था भंग हो जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। तो राष्ट्रपति शासन का अर्थ होता है आपातकालीन स्थिति के लिए राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा कर दी। तो उसकी उद्घोषणा कैसे होती है? तो हमारा जो मूल संविधान है, उस मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में ये व्यवस्था है कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, राष्ट्रपति को ये समाधान की जगह क्या है, अगर शंका हो जाए, किसी विदेशी आक्रमण की आशंका, लिख लो इसको समाधान को, आशंका हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति व्यवस्था नष्ट होने का भय है। राष्ट्रपति को क्या हो जाए, पहले से अगर यदि आशंका हो जाए कि हमारे देश पर युद्ध की स्थिति या बाहरी आक्रमण की स्थिति या आंतरिक मामलों में या आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न होने से हमारे देश के संपूर्ण भाग या किसी भाग की व्यवस्था नष्ट होने का भय हो रहता है, तो वो यथार्थ रूप से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। यानी वो राष्ट्रपति शासन की स्थिति यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। जो अपन बोलते हैं कई बार, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, जब सरकार में किसी को बहुमत नहीं मिलता, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो वहां का जो मेन मुखिया होता है वो राष्ट्रपति रहता है उस दौरान। तो वहां पर क्या होता है, सीधा प्रभाव राष्ट्रपति का रहता है। वहां पर जो मुख्यमंत्री होता है राज्य का या अन्य मंत्री होते तो उनका कोई व्यवस्था वहां पर नहीं बन पाती है। तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये स्थिति केवल युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण की आशंका या आंतरिक अशांति यानी जो प्रशासनिक व्यवस्था के असफल होने की स्थिति में ही लागू की जाएगी। अब इसमें आगे की क्या घोषणा है कि संसद की स्वीकृति के बिना भी ये घोषणा कब तक लागू रह सकती है? बिना संसद की अनुमति के भी ये घोषणा 2 माह तक लागू रहती है। कितने समय तक? जैसे आज घोषणा की तो आज से 2 महीने तक ये लागू रहेगी। और संसद से स्वीकृति हो जाने पर शासन जो है इसे जब तक लागू रखना चाहता है तब तक संसद की स्वीकृति से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है,
कोई भी आपातकालीन स्थिति में 2 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अगर उसको बढ़ाना है तो उसके लिए संसद की स्वीकृति चाहिए। उसको हटाने के लिए और बढ़ाने के लिए दोनों के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो संसद से स्वीकृत हो जाने पर इसे जब तक चाहे तब तक लागू रख सकता है। 44वें संविधान संशोधन के बाद जब हमारा 44वां संविधान में संशोधन किया गया, तो उसके संशोधन के बाद वर्तमान समय में इस संबंध में कुछ अलग विशेषता प्रदान की गई है, यानी इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। अब वो परिवर्तन क्या था, कब कब लागू होगा? तो पहला परिवर्तन तो ये था। आवाज नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही बेटा? नेटवर्क की हो जाती है कई बार थोड़ी बहुत, तो देख लो। अभी आ गई? किसके पास नहीं आ रही थी? ज्योति माइक बंद रख बेटा अपना। ज्योति माइक बंद रखो। ज्योति आवाज सुनाई नहीं दे रही आपको? ज्योति अपना माइक बंद रखो। हाँ तो माइक बंद रखो। दो दो आईडी से ज्वाइन कर रहे हो क्या आप? एक आईडी और है, उसमें भी ज्वाइन किया हुआ है बेटा आपका। ज्योतिषा 2 बार ज्वाइन है, एक में आवाज। चलो एक को मैं हटा देता हूँ बेटा। अगर रिमूव हो जाए तो वापस ज्वाइन कर लेना। ज्योति अभी आ रही है आवाज? ठीक है बेटा, अब देखो। तो इसके लिए क्या है, कुछ विशेष परिस्थिति है। हमारा जो संविधान में संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन हुआ, उस संशोधन में कुछ परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन क्या था? तो पहला देखो, प्रथम, अब इस प्रकार का आपातकाल कब लागू होगा? युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, शस्त्र शस्त्रों के साथ हमारी सेना विद्रोह कर दे, अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जाएगा। तो पहले क्या था, आंतरिक अशांति पर भी आपातकाल घोषित हो सकता, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है कि आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। केवल राष्ट्रपति शासन उस पर्टिकुलर उस क्षेत्र में ही लागू किया जाएगा जिस क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था या अशांति जैसी व्यवस्था हो जाती है। तो पहला तो क्या है, किसमें होगा? केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के बाद में ही क्या होगा? आपातकाल घोषित होगा। आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा है, यस बेटा, आंतरिक अशांति बेटा, आंतरिक का मतलब होता है अपने राज्य में या अपने देश के अंदर, वो तो आंतरिक हो गया। ठीक है। जैसे हम देश की बात कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, तो वो आंतरिक मामला थोड़ी है, वो तो अंतरराष्ट्रीय मामला हो गया, बाह्य मामला हो गया। तो उसको तो अपन क्या बोलते हैं? युद्ध या बाहरी आक्रमण की आशंका। और फिर अपने ही देश के अंदर किसी राज्य में अगर दंगे फसाद हो जाए, कोई ऐसा आंदोलन हो जाए जिसकी वजह से हमारी प्रशासनिक व्यवस्था चौपट हो जाती है, तो वो आंतरिक अशांति होती है। नहीं, देश के अंदर ही क्या है, अशांति फैली हुई है। तो उस कंडीशन में तो आंतरिक अशांति यानी देश की व्यवस्था को, अपने देश की आंतरिक व्यवस्था को हम संभाल सकते हैं, इसलिए उसको उसके दायरे से बाहर कर दिया गया कि आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जाएगा। एक आपातकाल के एक ऐसी स्थिति है जिसका संपूर्ण विश्व में अन्य देशों में जब सूचना पहुंचती है तो उसका नेगेटिव प्रभाव हो जाता है। इस देश में आए दिन क्या होता रहता है, आंतरिक अशांति होती है और उसकी वजह से आपातकाल लागू होता रहता है। तो इसलिए आंतरिक अशांति को हम वैसे ही हैंडल करेंगे, बाकी उसके नाम पर आपातकाल घोषित नहीं करेंगे। दूसरी व्यवस्था देखो, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी। अब पहले तो क्या होता था, डायरेक्टली वो कर देता था। अब आपातकाल की घोषणा कब करेगा? जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को परामर्श देगा। अब आपातकाल घोषित कब करेगा? वो पहले अपन ने देख पढ़ा था ऊपर, तो अपने प्रारंभिक जो संविधान था उस संविधान में प्रावधान था कि उसके द्वारा 2 माह तक
जब वो आपातकाल की घोषणा करता है तो बिना किसी संसद की स्वीकृति के वो 2 माह तक क्या रहेगा, लागू रहता था। 2 माह के बाद में वो क्या हो जाता था, 2 माह पश्चात उसको हटाया या बढ़ाया जा सकता था। लेकिन अभी क्या किया कि जब तक हमारा मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देगा तब तक आपातकाल लागू नहीं होगा। अब राष्ट्रपति के पास और कम शक्तियां हो गई। तीसरा, घोषणा के 1 माह के अंदर यदि घोषणा हो भी जाती है तो उसके 1 महीने के अंदर संसद के विशेष बहुमत का अर्थ होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से उसको पारित करवाना, अलग अलग सदनों से 2/3 बहुमत से उसको पारित करना। तो संसद के विशेष बहुमत पृथक पृथक संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कितना 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। अब कितना रहेगा, केवल अगर मंत्रिमंडल सिफारिश करता है, राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर भी देता है तो उसको 1 महीने बाद में संसद की स्वीकृति विशेष रूप से दोनों सदनों से स्वीकृति आवश्यक होगी, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। संसद ने 1 महीने बाद क्या किया, उसके लिए स्वीकृति दे दी तो अगले 6 महीने में फिर से अपने को वो चीज दोहरानी पड़ेगी। संसद को दोबारा उसके लिए स्वीकृति दोनों सदनों से लेनी पड़ेगी। तीसरा परिवर्तन ये था। कब परिवर्तन हुए इसको याद रखना, 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां थी उसमें क्या परिवर्तन किया गया, तो केवल पहली शक्ति पढ़ रहे हैं अपन। चौथा था, लोकसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। यानी आपातकाल को हटाने के लिए इतना ज्यादा वो नहीं है। आपातकाल को कैसे हटाया जा सकता है कि लोकसभा में उपस्थित या मतदान में भाग, उपस्थित का मतलब लोकसभा में जो मौजूद है या जो लोकसभा में बहुमत प्रस्तुत कर रहे हैं, मतदान में भाग ले रहे हैं, उन सदस्यों के साधारण बहुमत होता है। जैसे ये अपन मान के चले 545 सदस्य है। अब 545 में से मान लो 300 सदस्य उपस्थित हुए तो 151 सदस्य अगर उसके पक्ष में तो उससे भी अपन आपातकाल की घोषणा को समाप्त कर सकते हैं। तो साधारण बहुमत से भी उसको हटाया जा सकता है। ये तो है बेटा अपना आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352। दूसरा है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम बोलते हैं अनुच्छेद 356। अब एक चीज ये बताओ, पहले अपन इसमें देख रहे थे तो इसमें किसी राज्य में देश के आंतरिक भाग में अगर कहीं अशांति वाली स्थिति उत्पन्न होती थी तो राष्ट्रपति आपातकाल लागू करता था। अब ये इसके लिए ये आर्टिकल अलग ही है कि प्रत्येक राज्य में अगर कोई ऐसी व्यवस्था संवैधानिक, वहां का संवैधानिक तंत्र, वहां पर जो प्रशासनिक तंत्र अगर वो फेल हो जाता है तो उसके फेल होने की स्थिति में यहाँ पर क्या किया जा सकता है, आपातकाल या राष्ट्रपति संकटकालीन घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के बाद में 356, तो 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, अब राज्य का मुखिया कौन होता है, राज्यपाल, तो राज्यपाल क्या करता है, सिफारिश करता है राष्ट्रपति के पास अपने राज्य में आप क्या लागू करना, इसके द्वारा संकटकालीन परिस्थिति को लागू करने के लिए। तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई हो। ऐसी परिस्थिति, मान लो वहां पर जो सरकार है उस सरकार को एक तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो या वहां का जो प्रशासनिक तंत्र वो असफल हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति के पास प्रतिवेदन भेजता है कि मेरे राज्य में क्या हुआ है, हमारा प्रशासनिक तंत्र फेल हो गया है, हमारा जो संवैधानिक तंत्र है वो फेल होने के कारण क्या है, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई हो जिससे राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार, उपबंध का अर्थ होता है संविधान के अनुसार संचालन नहीं किया जा रहा हो, तो उस राज्य के लिए संकट काल की घोषणा कौन कर सकता है, लेकिन करेगा कब, जब राज्यपाल उसको क्या करेगा, प्रतिवेदन भेजेगा अपने राज्य के बारे में, तब वो उसको लागू करता है। संसद की स्वीकृति के बिना ये घोषणा कब तक लागू रहेगी, किसी राज्य में अगर लागू कर भी दिया है तो संसद की स्वीकृति के बिना ये घोषणा 2 माह से अधिक अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। अगर 2 माह से ज्यादा उसको लागू रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संसद से उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बेटा। तो संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन, इस प्रकार प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने साधारण बहुमत से पास किए जाना आवश्यक है। अगर हम किसी राज्य में
राष्ट्रपति शासन को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए संसद के दोनों सदन उसको पारित करेंगे, तभी जाकर वो अगले 6 महीने तक क्या होगा, बढ़ेगा। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद, अब इसने एक लाइन और जोड़ी है कि चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन, किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रहता है। 3 वर्ष तक तो रह सकता है, लेकिन उससे ज्यादा उसको लागू नहीं रखा जा सकता। मैक्सिमम है 3 वर्ष। अगर फिर कंटिन्यू 3 वर्ष में यदि हमारे वहाँ की प्रशासनिक तंत्र को अगर हमने क्या किया, अगर अपने हाथ में नहीं लिया, उसको व्यवस्थित नहीं किया, तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या फायदा फिर। तो उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिकतम किसी भी परिस्थिति में कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक ही किसी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो 3 वर्ष तो बहुत होते हैं। एक सरकार का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। अगर 3 वर्ष तक संकटकालीन स्थिति अगर रहेगी तो उसके बाद में हम परिस्थितियों को सामान्य करेंगे, दोबारा से इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन करवा के वहां पर सरकार का चयन करेंगे। तो मैक्सिमम कितने समय तक रह सकता है, केवल 3 वर्ष तक, उससे ज्यादा नहीं। तीसरा देखो, वित्तीय संकट। भारत में आज दिन तक इसकी आवश्यकता पड़ी नहीं, तो दोनों की आवश्यकता तो कई बार पड़ चुकी है। आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 का प्रयोग तो हम कई बार कर चुके हैं हमारे देश में, लेकिन आर्टिकल 360 का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। और ये कब होगा, जब हमारे देश की मुद्रा जो है, मनी पावर जो है वो समाप्त हो जाएगा, अन्य देशों के मुकाबले हमारी मुद्रा गिर जाएगी, तो उस कंडीशन में वित्तीय आपात लागू किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, साख का मतलब हमारी जो पूंजी है उसको खतरा हो, हमारी पूंजी बिल्कुल गिर जाए, या पूंजी का जो अभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो पूंजी का भाव चलता है उसी कंडीशन में हमारी आर्थिक स्थिति ज्यादा कमजोर हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। कब करेगा, जब उसको ऐसा कोई खतरा लगे कि हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है। तो ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि है, वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है। तो इसमें भी क्या होगा, 1 महीने तक तो ये वित्तीय आपात लागू रहेगा, और 1 महीने से ज्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको संसद से उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। साथ ही एक प्रोसेस और है कि वित्तीय आपात लागू करने के लिए अपने जो मंत्रिमंडल है, वो मंत्रिमंडल अगर लिखित में राष्ट्रपति को देता है तभी जाकर वो वित्तीय आपात को लागू कर पाएगा, डायरेक्टली उसको वित्तीय आपात को भी लागू नहीं कर सकता। तो इसने कहा है कि ऐसी घोषणा के लिए वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट, प्रथम प्रकार का संकट कौन सा था, 352 आर्टिकल वाला। तो 352 में जो है सेम वही चीज इसमें है कि इसमें भी लागू कब किया जाएगा वित्तीय आपात, जब मंत्रिमंडल उसकी सिफारिश करेगा, जब मंत्रिमंडल लिखित में राष्ट्रपति को देता है तभी उसकी घोषणा की जा सकती है। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत तीनों में, सामान्यकालीन, संकटकालीन, उपराष्ट्रपति भी छोटा ही। यस बेटा। 356 तो बेटा राज्य से संबंधित है। 352 संपूर्ण देश के लिए और 360 भी संपूर्ण देश के लिए, जो इसकी घोषणा केवल केंद्र सरकार या केंद्रीय स्तर पर ही की जा सकती है। लेकिन जो 356 वाला आर्टिकल है, उस आर्टिकल में क्या है, राज्य सरकार के लिए व्यवस्था है कि किसी राज्य में, वहां पर जैसे अपनी अपन बात करें हमारे यहाँ पे जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि सरकार नहीं चल पा रही हो, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले हुई थी अपने यहाँ पे कि इसके कुछ सदस्य, कुछ मंत्री थे वो अलग हो गए थे, हुए थे, याद है किसी को। कुछ दिनों पहले एक हमारे जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे वो अलग हुए, तो उनके साथ में कुछ मंत्री और भी चले गए। अब ऐसी कंडीशन हो जाए कि वो उसका साथ नहीं दे, तो वहां पे विधानमंडल के अंदर क्या है, बहुमत नहीं रहेगा, और बहुमत नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगी, सरकार गिर जाएगी। तो सरकार गिरने की स्थिति में राज्यपाल क्या करेगा, अपने यहाँ से राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन भेजेगा कि साहब मेरे यहाँ का जो संवैधानिक तंत्र है वो क्या हो गया, शासन करने में असफल हो गया, इसलिए यहाँ पर आपातकाल की या संकटकालीन, संकटकालीन का मतलब वहां पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाए। कब तक, जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं हो जाती या सरकार दोबारा से अपना बहुमत साबित नहीं कर देती, तब तक के लिए हो सकता है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उससे ज्यादा भी किया जा सकता है। और उससे ज्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर संसद से उसकी स्वीकृति उनको लेनी पड़ेगी। तो ये आर्टिकल 352 और आर्टिकल 360 तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, और 356 जो है उसकी सिफारिश करता है अपने राज्य का राज्यपाल। अब राज्य का मतलब
हमारे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्यों के जो राज्यपाल होंगे वो राज्यपाल ही उसकी सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को, तभी वो लागू होगा। कलराज मिश्र। राजस्थान का राज्यपाल कौन है बेटा, कौन बताएगा? वेरी गुड, सुनाई दे दिया था क्या? क्या याद था? वेरी गुड। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? और शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर? अरविंद थोड़ी है बेटा, गोविंद सिंह। क्योंकि आजकल तो पेपर में छाए रहते हैं आए दिन, स्कूलों के चक्कर में। हाँ, तो ये भी बेटा याद रखा करो। देश का अपना जो वो है राष्ट्रपति कौन है? हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो कौन है? बताओ बेटा बताओ, ये भी तो न्यूज में आता ही होगा। इस चैप्टर के नोट्स थोड़ी आए आपके पास अभी? नहीं, किसी को नहीं मिला हो तो दोबारा देख लेना बेटा। इसका एक पेज था, वो पेज और दोबारा में भेज दूंगा, ये संपूर्ण अपने राजस्थान और भारत के मंत्रिमंडल वाला, तो उसको भी देख लेना आप। ठीक है, अभी अभी अपने उपराष्ट्रपति अपने सिलेबस में है या उसको हटा दिया है? तो पढ़ तो ले, एक बार देख लेते वैसे ही, बाद में पढ़ने को मिलेगा अब नहीं, देख लेते एक बार और। जो चैप्टर अपने इसमें से हटा दिया है उसको आप केवल वैसे नॉर्मल पढ़ तो लेना, ज्यादा उस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, तो एक बार वैसे देख लेते। अब अपने को ये पता है कि अपने देश में जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ही उपराष्ट्रपति क्या करता है, कार्य करता है। अगर राष्ट्रपति है तब तो उपराष्ट्रपति की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एक जगह इसकी आवश्यकता होती है कि हमारा जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व इसके द्वारा ही किया जाता है। निर्वाचन कैसे होता है इसको अपन देखते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो भारतीय संविधान के 63वें अनुच्छेद में, 63वें जो आर्टिकल है उसमें उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। कौन करता है? हमारा संविधान करता है कि हमारे देश में एक क्या होगा, 63 में लिखा हुआ है कि हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति भी होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है। ये दोनों में अंतर क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? दोनों सदन यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य। कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। और उसके अलावा राज्यों की विधानसभा, आधे से ज्यादा विधानसभाओं के जो सदस्य होंगे, राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य वो भी इसमें भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल दोनों सदनों के सदस्य ही भाग लेते हैं। ये निर्वाचक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वही सेम प्रोसेस है जो राष्ट्रपति वाली प्रोसेस है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। इस पद के लिए उम्मीदवार जो होता है उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें वे सब योग्यताएं पाई जाए जो संविधान द्वारा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए मानी गई है। राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए राज्यसभा के लिए जो योग्यता है वो योग्यता इसमें होनी चाहिए। तो ये योग्यताएं वाला जो है वो तो आप प्रत्येक में याद कर लेना। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके लिए 35 वर्ष। अब मुख्यमंत्री के लिए, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो बेटा किससे बनता है? जैसे प्रधानमंत्री है लोकसभा में से बनता है, तो लोकसभा के सदस्य के लिए कितनी चाहिए? 25 वर्ष। तो 25 वर्ष वाला भी प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकता है। उसकी अपने उसकी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कोई योग्यता नहीं होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए तो लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य होना आवश्यक है, तो लोकसभा और राज्यसभा की योग्यता होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री के लिए अपने विधानमंडल जो है उसका सदस्य होना आवश्यक है। तो 3 योग्यताएं तो हर जगह आप लिख सकते हो। भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया या पागल घोषित ना किया गया हो, तो 3 योग्यताएं तो सभी में कॉमन चलेगी। उसके बाद में एज वाली जो योग्यता आती है, तो लोकसभा के लिए 25, अपने राज्य में विधानसभा के लिए भी 25, राज्य में विधान परिषद के लिए 30, उधर राज्यसभा के लिए 30, इधर राज्य में राज्यपाल के लिए 35, उधर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35। तो ये इतना याद रखना है अपने को। पदच्युत, वही पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया इसके लिए भी अपनाई जाती है, अपन पढ़ चुके हैं। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन उपराष्ट्रपति
जब उसका पदेन सभापति होता है तो वहां पर उसका कार्यकाल कितना होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, जब 5 वर्ष का होते हैं उसके स्थान पर दूसरा आता है तो वो अपने आप ज्वाइन कर लेता है। किंतु वह स्वेच्छा से, अपनी स्वयं की इच्छा से त्याग पत्र द्वारा इस अवधि के पूर्व भी अपना पद छोड़ सकता है। यानी स्वयं भी क्या कर सकता है, अपना पद छोड़ सकता है, अथवा उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, तो उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है। लेकिन उसको हटाने की प्रक्रिया जब अपनाई जाती है तो 14 दिन पहले उसको ये सूचना दी जाती है। 14 दिन पहले उसको सूचित किया जाता है कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो ये दो चीज हो गई। उसके बाद में उपराष्ट्रपति के पास क्या पावर्स होती है, क्या शक्तियां, क्या कार्य करता है। तो पहला पावर्स तो ये है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परमानेंट पदेन का, परमानेंटली प्रधानमंत्री। जैसे कि इससे पहले अपन आपने एक चीज सुनी हो, अपन ने पढ़ा था लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष भी कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वही उसका सभापति रहेगा। लेकिन कुछ समितियां ऐसी होती है जिसके लिए क्या करना पड़ता था, कुछ समिति ऐसी होती है जिसके लिए उसको लोकसभा सभापति जो है उसकी नियुक्ति करनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे मतदान का अधिकार भी, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है ये, हमारा जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं है। परंतु यदि विषय के पक्ष और विपक्ष में, जैसे अपन बात करें कि राज्यसभा में कोई विषय चल रहा हो और विषय में मान लो समान मत आ जाए दोनों दोनों साइड में, तो उसमें निर्णायक मत की भूमिका कौन निभाता है, उपराष्ट्रपति निभाता है। यदि विषय के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। वैसे मत नहीं देता, लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो मत देता है। मत का मतलब किसी विषय को लेकर के मान लो लोकसभा के सदस्य बराबर बराबर हो गए, 245 की जगह 240 ही उपस्थित हुए, तो 220 इधर आ गए, 220 इधर आ गए। अब 220 आ गए तो उसमें निर्णायक मत जो है वो उपराष्ट्रपति देता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का सबसे प्रमुख कार्य यही होता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार भी उपराष्ट्रपति द्वारा ही देखा जाता है। उपराष्ट्रपति किस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति नहीं होगा, तो जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे अपने पद से, क्या राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए, या अन्य किसी कारण से उत्पन्न राष्ट्रपति की असमर्थता, ताकि वो उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहा हो, या उस पद पर हो सकता है गंभीर बीमारी का शिकार हो, या रोग या विदेश यात्रा पर चला गया हो, और उस स्थिति में यदि राष्ट्रपति की आवश्यकता हो जाए तो उसके कार्यभार को कौन देखता है, उपराष्ट्रपति देखता है। ठीक है, तो ये इतना सारा उपराष्ट्रपति का हो गया। कल हमारी जो है प्रधानमंत्री से अपन प्रारंभ करेंगे, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अब प्रधानमंत्री का गठन कैसे होता है, ये किसका पार्ट है, ये भी कार्यपालिका का भाग होता है ये भी। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति हो गया, अब कल होगा प्रधानमंत्री। ठीक है बेटा, कोई समस्या? हेलो, हाँ बेटा, हाँ बोलिए। अध्यादेश का मतलब होता है कोई भी कानून लागू करने की शक्ति, लेकिन उसके ऊपर अनुच्छेद जो अपना जो 44वां संविधान संशोधन था ना, इसमें जैसे 44वां संविधान संशोधन, तो उसी प्रकार उसकी कुछ शक्तियों के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। अध्यादेश का मतलब होता है कोई भी नया कानून लागू करना बिना संसद की स्वीकृति के। फिर उसका क्या होता था, 1 महीने 2 महीने बाद में संसद उसकी स्वीकृति प्रदान करती थी, उसको हटा देती थी या लंबे समय तक लागू कर देती थी। तो अध्यादेश का अर्थ होता है अचानक से किसी कानून को लागू करना। और कोई बेटा? बेटा लोकसभा का सिस्टम अलग है। उस सब मान लो सदन में क्या होता है, किसी विषय को लेकर मतगणना करनी हो, किसी विषय को लेकर के कोई विषय ऐसा फंस गया हो जिसके ऊपर बहुमत अपने को, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि कोई आपातकाल की स्थिति लागू की गई है, तो आपातकाल की स्थिति में जैसे उनको दोनों सदनों से अलग अलग पारित होगा वो। अब उस पारित करने के लिए उसके लिए मतदान करना होता है कि कौन कितने मत इसके पक्ष में और कितने इसके विपक्ष में। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है वो मतदान नहीं करता है। लेकिन दोनों साइड से अगर बराबर आ जाए मत, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो निर्णायक मत देगा, जिसको वो मत देता है उसी के पक्ष में वो फैसला चला जाता है। ठीक है बेटा।